नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास ये कुछ नोट्स और तस्वीरें हैं भारतीय प्रागैतिहास पर, मतलब प्री हिस्ट्री। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे मानव विकास की वो कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी और कैसे वो धातु तक पहुंचे। काफी लंबा सफर है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा ही रोमांचक है कि मतलब शुरुआती इंसानों ने कैसे जीने के तरीके ढूंढे, कैसे वो आगे बढ़े। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये पूरी समझ हमें सिर्फ पुरातात्विक खोजों से मिलती है। उस समय लिखा तो कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, तो प्रागैतिहास मतलब वो वक्त जब इंसान था, बढ़ रहा था, पर लिखाई नहीं थी। हमें तो बस वो पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां, बस यही सब मिलता है ना? एकदम सही। इतिहास को हम जैसे बांटते हैं ना, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो ये प्रागैतिहास उसी प्राचीन काल का एकदम शुरुआती हिस्सा है। बहुत लंबा, करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। इसमें मेन है पाषाण युग, मतलब स्टोन एज, और उसको भी 3 हिस्सों में देखते हैं: पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण और नवपाषाण। अच्छा। और उसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग। पुरापाषाण काल, ये तो सबसे लंबा चला है ना? करीब 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख साल, सोचना भी मुश्किल है। स्रोत ये भी कहते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक मानते हैं। उन्होंने 1863 में मद्रास के पास वो पहली, क्या थी वो, हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी। हाँ, हैंड एक्स। वो खोज बहुत ही मतलब एक टर्निंग पॉइंट थी भारत में स्टडी के लिए। और ये जो लंबा पूरा पाषाण काल है ना, इसे भी हम 3 फेज में देखते हैं: निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण। हम्म। निम्न वाले में भारी पत्थर के औजार थे, जैसे आपने कहा, हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चॉपर, सोन घाटी, मद्रासियन संस्कृति, ये सब इसके उदाहरण हैं। भारी औजार। फिर आया मध्य पुरापाषाण। इसमें थोड़े अलग औजार बने, पत्थर के शल्कों, मतलब फ्लेक्स से, थोड़े छोटे, हल्के। कभी कभी लेवोलॉइस तकनीक भी दिखती है। वो पत्थर को तैयार करके खास शेप के फ्लेक्स निकालने का तरीका था, थोड़ा एडवांस। अच्छा। और फिर उच्च पुरापाषाण में और भी बढ़िया ब्लेड, ब्यूरिन जैसे औजार आए। और हाँ, हड्डी के औजार भी मिलने लगे। इसी टाइम पे हमें भारत में आग जलाने के, मतलब चूल्हे के शुरुआती निशान मिलते हैं। और भीमबेटका जैसी जगहों पर पहली रॉक पेंटिंग्स, गुफा चित्रकारी के सबूत भी। वाह, मतलब औजार बेहतर हो रहे थे और आर्ट भी शुरू हो गया था। फिर मौसम बदला। सही, मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ बिल्कुल। क्लाइमेट गर्म और नम हुआ, उसका असर पेड़ पौधों, जानवरों सब पर पड़ा। इस युग की खास पहचान है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स? हाँ, बहुत छोटे पत्थर के औजार, करीब 1 से 8 सेंटीमीटर के, छोटे पर बड़े काम के। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके तीर, भाले, चाकू जैसे कंपोजिट टूल बनाए जाते थे। इससे शिकार का तरीका ही बदल गया। कैसे? अब वो बड़े जानवरों के अलावा छोटे फुर्तीले जानवरों, मछली, पक्षियों का शिकार ज्यादा अच्छे से कर सकते थे। अच्छा, तो जीने का ढंग बदल रहा था। क्या वो एक जगह थोड़ा ज्यादा टिकने लगे थे? हाँ, कुछ हद तक। मतलब पूरी तरह सेटल नहीं, पर सेमी सेटल लाइफ के संकेत मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। और पशुपालन की तरफ भी पहले इशारे मिलते हैं, जैसे बागौर राजस्थान में भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। और एक और खास बात, पहली बार शवों को ठीक से दफनाने के सबूत, वो भी इसी काल से हैं। सराय नहर राय में मिले हैं जैसे। तो शिकारी जीवन से थोड़ी स्थिरता आई। फिर आया अगला बड़ा पड़ाव, नवपाषाण काल, लगभग 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति कहा था, पर अब लोग इसे क्रांति के बजाय धीरे धीरे हुआ विकास मानते हैं। हाँ, क्रांति शब्द शायद थोड़ा एकदम अचानक बदलाव दिखाता है, जबकि ये हुआ धीरे धीरे। पर बदलाव बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा था खेती और पशुपालन का व्यवस्थित रूप से शुरू होना। इसने तो इंसानी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, गांव बसाने लगे। खेती, सबसे पुराने सबूत कहाँ से हैं? सबसे पुराने पक्के सबूत मेहरगढ़ से हैं, जो अब पाकिस्तान में है, करीब 7,000 ईसा पूर्व। वहां गेहूं और जौ उगाने के प्रमाण मिले हैं। और भारत में देखें तो यूपी में लोहरा देवा, कोल्डीवा में चावल के सबूत हैं। दक्षिण भारत में बाजरा वगैरह उगाते थे। और औजार? औजार भी बेहतर हो गए। अब वो घिसे हुए, पॉलिश्ड होते थे, ज्यादा कारगर। और खेती से जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा होगा तब? हाँ, वहीं से कहानी और आगे बढ़ी। सरप्लस प्रोडक्शन, यानी अधिशेष उत्पादन। इसी ने फिर आगे चलकर बड़े गांव, कस्बे और आखिरकार हड़प्पा जैसी शहरी सभ्यताओं की नींव रखी।
लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास। और फिर आई एक और बड़ी खोज, धातु, तांबा। नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण युग, है ना? लगभग 4000 ईसा पूर्व से। बिल्कुल। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसानों ने सीखा। तो इस दौर में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी यूज होने लगे। भारत में कई जगहों पर यह कल्चर फैला, जैसे राजस्थान में आहार बनास संस्कृति। ये लोग तांबे के काम में माहिर थे, तभी इसका पुराना नाम ताम्रवती भी था, मतलब तांबे वाली जगह। अच्छा। फिर मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। जोरवे का टाइम पीरियड करीब 1400 से 700 ईसा पूर्व का है। ये सब लोग खेती करते थे, गेहूं, चावल, दालें, कपास उगाते थे, गाय, भेड़, बकरी पालते थे। और जोरवे संस्कृति के बारे में एक दिलचस्प बात है, ज्यादातर तो ये ग्रामीण थे, पर दायमाबाद और इनाम गांव जैसी कुछ जगहें काफी बड़ी थीं, लगभग शहर जैसी लगने लगी थीं। हाँ, सही कहा। इनाम गांव जैसी बस्तियां काफी बड़ी थीं, शायद 20 हेक्टेयर तक, और कुछ छोटी भी थीं, 5 हेक्टेयर से कम। तो इससे सवाल उठता है कि क्या समाज में कोई ऊंच नीच या कोई कंट्रोल का सिस्टम बन रहा था? तो इन स्रोतों से हमने मानव इतिहास के एक बहुत ही लंबे और बुनियादी पड़ाव को समझा। कैसे इंसान शिकारी से किसान बना और फिर धातुओं का इस्तेमाल शुरू किया। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हर दौर में तकनीक बदली, जीने का तरीका बदला, समाज बदला। वो पत्थर के सिंपल औजारों से तांबे तक और फिर स्थायी गांवों तक का सफर, ये इंसान के सीखने और एडजस्ट करने की गजब की क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, ये जो ताम्रपाषाण युग की बस्तियां थीं, खासकर जोरवे संस्कृति की, इनमें जो बड़ी बस्तियां थीं जैसे इनाम गांव और जो छोटी थीं, उनके बीच रिश्ता कैसा रहा होगा? क्या ये सिर्फ साइज का फर्क था